गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको वर्कबुक में पार्ट 4 कथनी और करनी जिसकी शॉर्ट एक्सरसाइज और व्याकरण समझाऊंगी। पार्ट 4 कथनी और करनी जिसका पाठ का प्रकार निबंध है। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जिसका उत्तर है ए, गुणों की खान। नंबर 2, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? जिसका उत्तर है डी, कैबिन। नंबर 3, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? जिसका उत्तर है ए, 4 महीने का। नंबर 4, बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? जिसका उत्तर है बी, 8 वर्ष का। नंबर 5, आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह देश के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिसका उत्तर आएगा ए, समाज के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो आदर्श की बातें करते परंतु उन आदर्शों को अपनाते नहीं, ऐसे लोग समाज के लिए समाज में हंसी के पात्र बनते हैं। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, हमें जो सही शब्द है उसे चुनकर यहाँ लिखना है। नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को कई गुणों से संवारा है, कई गुण देके मनुष्य को सजाया है। नंबर 2, बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। नंबर 3, लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। नंबर 4, बसों में धूम्रपान करना वर्जित है। नंबर 5, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 6, कई लोग आदर्श की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ हमें अ, ब, क में उत्तर दिए गए हैं, तो हमें सही विकल्प चुनकर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा करना है। तो नंबर 1, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि, जिसका उत्तर आएगा अ, लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, तो हमने यहाँ उत्तर में लिखा है। नंबर 2, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि, जिसका उत्तर आएगा ब, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, तो यहाँ हमने उत्तर में लिखा है हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बसों में लिखा होता है, जिसका उत्तर आएगा क, धूम्रपान करना वर्जित है, यानी धूम्रपान करना निषेध है, मना है। तो यहाँ हमने उत्तर में लिखा है धूम्रपान करना वर्जित है। तो हमें अ, ब, क ऐसे जो भी ऑप्शन हो वह लिखना है, उसके बाद यहाँ उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जिसका उत्तर है मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। नंबर 2, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? जिसका उत्तर है फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, अवतरण चिन्ह में, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ, पूर्ण विराम, यहाँ अवतरण चिन्ह कंप्लीट। नंबर 3, प्रश्न 3, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? उत्तर, कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया।
प्रश्न 4, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? जिसका उत्तर है कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, अल्प विराम ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं, पूर्ण विराम। अल्प विराम का अर्थ यह होता है हम यहाँ अटकते हैं इसलिए अल्प विराम करते हैं। पूर्ण विराम उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पूर्ण विराम करते हैं, जिसका अर्थ है कि उत्तर कंप्लीट हो गया है, आगे लिखना नहीं है। प्रश्न 5, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? उत्तर, दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका, अल्प विराम, पर अपने बेटे को नहीं। दुकानदार ने अपने बेटे को स्कूटर रखने से मना नहीं किया, परंतु जो ग्राहक आया था उसको स्कूटर रखने के लिए मना कर दिया, ऐसा पक्षपात किया। प्रश्न 6, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? जिसका उत्तर है मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि अवतरण चिन्ह में पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं, अवतरण चिन्ह पूर्ण और पूर्ण विराम। तो किसी के द्वारा अगर कोई वाक्य कहा जाता है तो वो हमेशा अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। प्रश्न 7, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? उत्तर, बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। प्रश्न 8, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिसका उत्तर जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें हमारी कथनी और करनी समान रखनी चाहिए, पूर्ण विराम। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थीगण, यह मैंने आपको पाठ में जो समझाया है वह यह प्रश्नों के उत्तर में है। तो यह जो लॉन्ग आंसर है वह आपको पढ़कर फिर वर्कबुक में लिखना है, पढ़ना है, उसे समझना है, फिर वर्कबुक में लिखना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरे दिए हैं जिसका अर्थ लिखना है और हमें यह मुहावरा जो दिया है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 1, गुणों की खान, जिसका अर्थ है बहुत गुणी होना, बहुत गुणी होना। वाक्य, आप तो सचमुच गुणों की खान हैं। तो हमने यह जो मुहावरा दिया है उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। नंबर 2, पानी पानी हो जाना, जिसका अर्थ है बहुत लज्जित हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। वाक्य, अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। तो हमने यह जो मुहावरा दिया है उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। अब हम प्रश्न 7 में उचित जोड़ मिलाइए। उचित जोड़ मिलाइए, यहाँ हमें चिन्ह दिए हैं, कुछ चिन्ह दिए हैं, यहाँ उत्तर देने की जो जगह है वह दी है और यहाँ हमें कौन से चिन्ह को क्या कहा जाता है वह लिखा हुआ है। तो हमें उचित जोड़ बनानी है। जैसे ये प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह हम किसी से कोई प्रश्न पूछते, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द आते हैं वहाँ यह प्रश्न चिन्ह लगता है। तो यह प्रश्न सूचक चिन्ह इसे कहा जाता है। नंबर 2, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम जब कोई सरल वाक्य हो उसे पूरा करते हैं तब पूर्ण विराम किया जाता है, रखा जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है कि उत्तर यहाँ कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। जब उत्तर कंप्लीट होता है तब हम पूर्ण विराम रखते हैं। तो यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। नंबर 3, उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह जैसे धिक्कार हो, आश्चर्य हो, नवाई हो, क्रोध हो, प्रशंसा हो, गुस्सा हो, आनंद हो, शोक हो, ऐसे जो भाव दर्शाता है तब हम
उद्गार चिन्ह रखते हैं। वाक्य में तब उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। तो यह उद्गार चिन्ह अथवा इसे विस्मय चिन्ह भी कहा जाता है। तो नंबर 4 अल्प विराम। अल्प विराम, यह अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य बोलने में कहीं हम अटकते हैं, तब वहाँ अल्प विराम रखा जाता है। और जो दो वाक्य लिखते हैं तो भी बीच में हम जहाँ अटकते हैं वहाँ अल्प विराम रखा जाता है। तो वाक्य के बीच में भी अटकते हैं तब अल्प विराम रखा जाता है। और अगर कोई वाक्य लिखते हैं तो दो से एक से अधिक नाम हो, 2, 3, 4 नाम हो, तो हर एक नाम के बीच में जहाँ अटकते हैं वहाँ अल्प विराम रखा जाता है। नंबर 5 अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह मैंने समझाया कि किसी के द्वारा कोई भी वाक्य कहा जाता है तब अवतरण चिन्ह रखा जाता है। यह अवतरण चिन्ह के चिन्ह है। अवतरण चिन्ह जो एक बड़ा भी होता है और दो बड़ा भी होता है, ऐसे एक अवतरण चिन्ह भी होता है और दो अवतरण चिन्ह भी रखा जाता है। नंबर 6 योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो अलग अलग सत्ताएं होती है उनको लिखने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे राम रावण, राम रावण, तो ऐसे अलग अलग जो दो सत्ता हैं उन्हें एक करने के लिए योजक चिन्ह रखा जाता है। जैसे 9-2 9-2, तो ऐसे जो अलग अलग है उनको साथ में रखा जाता है तब योजक चिन्ह का उपयोग होता है। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह यानी मैंने आपको पहले भी बताया, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है और अवतरण चिन्ह है, योजक चिन्ह, यह सब विराम चिन्ह कहे जाते हैं। तो नंबर 1 फूल तोड़ना मना है। तो फूल तोड़ना मना है यह एक सरल वाक्य है, तो यहाँ हमने पूर्ण विराम लिखा है। नंबर 2 वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ प्रशंसा हुई है। कोई ऐसा चित्र है जिसका यहाँ उसकी प्रशंसा हुई है, तो वाह उद्गार चिन्ह मैंने आपको पहले समझाया ऊपर कि उद्गार चिन्ह प्रशंसा, धिक्कार, क्रोध, आनंद, हर्ष, सुंदरता, जैसे भी हो, जैसे भाव हो तो वहाँ पर उद्गार चिन्ह रखा जाता है। तो वाह फिर उद्गार चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर हमने उद्गार चिन्ह रखा हुआ है क्योंकि जो दृश्य है उसकी यहाँ प्रशंसा हुई है। तो प्रशंसा होती है, नवाई होती है, शोक होता है, आनंद होता है, धिक्कार होता है, गुस्सा होता है। तो जैसे भाव वहाँ पर आते हैं वैसे यहाँ उद्गार चिन्ह रखे जाते हैं, तो यह उद्गार चिन्ह है। नंबर 3 बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। तो हम किसी के द्वारा जो भी वाक्य कहा गया है अथवा यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है तो हम वह वाक्य अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। जैसे बसों में लिखा होता है, फिर यहाँ हम अटकते हैं इसलिए अल्प विराम, फिर अवतरण चिन्ह में हमने लिखा है धूम्रपान वर्जित है, धूम्रपान वर्जित है, तो यह वाक्य हम अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम करना है क्योंकि यह सरल वाक्य है, यहाँ पूरा हुआ है इसलिए यहाँ पूर्ण विराम करके अवतरण चिन्ह कंप्लीट करना है। तो ऐसे हमें अवतरण चिन्ह में वाक्य लिखना है। नंबर 4 धारा रात दिन पड़ती है। तो यह सरल वाक्य है, तो हम लिखेंगे धारा रात दिन पड़ती रहती है, रात दिन पड़ती रहती है, तो यह सरल वाक्य है। यहाँ उत्तर कंप्लीट हो गया है इसलिए यहाँ पूर्ण विराम रखा है। नंबर 5 पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों आया है तो हमें तुरंत मालूम पड़ेगा कि यहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा क्योंकि यह
पूछा गया है, यह प्रश्न के द्वारा पूछा गया है। तो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, यहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार हमें जहाँ जो विराम चिन्ह आता है, अल्प विराम, उद्गार चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है, उसके बाद अवतरण चिन्ह है, पूर्ण विराम है, योजक चिन्ह, योजक रात दिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग शब्द है। तो यहाँ योजक चिन्ह का उपयोग हुआ है। रात दिन अलग अलग है, परंतु उसको एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ योजक चिन्ह का उपयोग किया है। तो इस प्रकार आपको वाक्य में योग्य विराम चिन्ह रखकर फिर वाक्य लिखने हैं। 9 कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। तो हमें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि फूल तोड़ना मना है। तो इस प्रकार हमें पूरे कोष्ठक में जहाँ भी जो शब्द है उस पर ऐसे बॉक्स बनाकर हमने वाक्य को लिखा हुआ है। तो आपको भी ऐसे बॉक्स बनाने हैं। यहाँ उदाहरण हमें दिया है, फूल तोड़ना मना है। जैसे यहाँ हमने बॉक्स में देखा, नंबर 1, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। तो यहाँ हमने कोष्ठक में बॉक्स बनाए हैं, तो आपको देखना है, समझना है। नंबर 2, वे पौधे अच्छे लगते हैं, पूर्ण विराम। नंबर 3, सबको कथनी करनी दोनों अलग है, योजक चिन्ह है। कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए, पूर्ण विराम। नंबर 4, वे कहीं से फूल लाए, पूर्ण विराम। नंबर 5, सबको हर रोज़ पढ़ना चाहिए, पूर्ण विराम। तो यह सभी वाक्य सरल वाक्य है, तो यहाँ सब वाक्यों में पूर्ण विराम रखा हुआ है। अब प्रश्न 10, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। कहावत जो होती है उसका अर्थ हमें लिखना है। जैसे नंबर 1, आम के आम गुठलियों के दाम। यह कहावत हमने बहुत सुनी हुई है, टीवी सीरियलों में, फिल्मों में, और कितनी जगह हम ऐसी कहावतें सुनते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, जिसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, दो तरफ से लाभ होना। नंबर 2, जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहावत भी हमने सुनी हुई है। तो कर्मों के अनुसार फल मिलना, मतलब हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। अगर हम बुरे कार्य करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसका फल भी हमें बुरा मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, और बुरे कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है। नंबर 3, साँच को आँच नहीं, यानी सत्य को कोई आँच नहीं आती है। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। सच्चा व्यक्ति होता है, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह मुश्किलों से डरता नहीं है, घबराता नहीं है। और सच्चे व्यक्ति को कोई आँच नहीं आती है, कुछ होता नहीं है। वह अपनी राह पर आगे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वह मुश्किलों का सामना करता है और फिर वहाँ मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साँच को आँच नहीं। सच्चे इंसान, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उसे आँच नहीं आती है, मतलब उसे किसी का कोई भय नहीं होता है। नंबर 4, काला अक्षर भैंस बराबर। यह कहावत भी हमने सुनी है, कितने पाठ में भी ऐसा लिखा आता है, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना, मतलब कुछ भी न आना, बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। कोई ऐसे इंसान होते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कहा जाता है कि काला, इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, मतलब कि जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है उसको कोई भी बात करोगे तो वो तुम्हारी बात जल्दी नहीं समझेगा। इसलिए कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर है, उसके लिए मतलब वह बिल्कुल अनपढ़ है। 11, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। भाववाचक संज्ञाएं, सच्चा, अमीर,
बच्चा, ऊंचा, लंबा, बूढ़ा, यह जो भी है, विनम्र होना, क्षमा देना, यह जो भी संज्ञाएं सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ हमें दिया है सच्चा, तो सच्चा का जो भाववाचक संज्ञा होती है ई लगाकर, यह ई है, पन है, यह जो लगाया है ई है, यह सब प्रत्यय है। तो सच्चा, तो सच्चाई, ऐसे भाववाचक संज्ञाएं हमें बनानी है। सच्चा, सच्चाई। नंबर 2, ऊंचा, ऊंचाई, ई प्रत्यय लगाकर हमने इस भाववाचक संज्ञा को ऐसे बनाया है। नंबर 3, बच्चा, तो बचपन, यहाँ पन प्रत्यय लगाकर हमने बचपन लिखा है। नंबर 4, लंबा, तो ई प्रत्यय लगाकर लंबाई ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाइए। यह खाली भाव है, हमें भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार बनानी है प्रत्यय लगाकर। नंबर 5, अमीरी, तो हमने अमीर, तो हमने यहाँ पर अमीरी करके ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाई है। नंबर 6, बूढ़ा, तो बुढ़ापा, तो इस प्रकार हमने जो यहाँ भाव दिए हैं, जैसे क्षमा दिए, विनम्र, तो ऐसे विनम्रता, ऐसे भाव है, वो भाववाचक संज्ञा को हमने भाववाचक संज्ञा इस प्रकार बनाई है। यहाँ भाव लिखे हैं तो हमने इस प्रकार प्रत्यय लगाकर उन्हें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया है। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। रेखांकित जो शब्द दिए हैं वह संज्ञा है, उनका भेद लिखना, यानी यह कौन सी संज्ञा है उसका प्रकार लिखना है। जैसे नंबर 1, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य वह जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। कैसे? तो मनुष्य वह पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, इसलिए मनुष्य वह जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा यह भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, तो अहिंसा यह भाव है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। जो गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। नंबर 3, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो यहाँ भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। कैसे? कि भीड़ एक लोग से भीड़ नहीं होती, एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होती, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग भीड़ में होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति हो तो समूह नहीं कहलाता है, एक से ज़्यादा अधिक व्यक्ति हो तो समूह कहलाता है। तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए भीड़ वह समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 4, क्षमा वीरों का आभूषण है, तो क्षमा वह भी भाव है, जैसे हिंसा न करना, क्षमा देना, तो क्षमा यह भाव है, तो क्षमा भाववाचक संज्ञा है। नंबर 5, फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो फूल वह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल की अनेक जाति होती है, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, तो फूल पूरी जाति का, फूलों की पूरी जाति का बोध कराते हैं। फूल कोई एक नहीं होता है, मनुष्य कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, तो कोई विशिष्ट पूरी जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, पूरी जाति का बोध कराता है। नंबर 6, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो विनम्रता मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि विनम्रता एक भाव है। जो भाव किसे कहते हैं? जो हम फील करते हैं, जिसका एहसास करते हैं, यहाँ विनम्रता होनी चाहिए, तो विनम्रता भाववाचक संज्ञा है। नंबर 7, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए, तो सभा किसी एक की नहीं होती है, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कक्षा में कोई एक विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं,
गुलदस्ता, तो गुलदस्ते में एक ही फूल नहीं होता है, बहुत सारे फूल होते हैं। जैसे सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभा समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का समूह है, उसे सभा कहते हैं। तो सभा समूहवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आपने जो शॉर्ट एक्सरसाइज है और यह जो व्याकरण है, विराम चिन्हों का, कहेवतें, भाववाचक संज्ञाएं और जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, ऐसी जो भी संज्ञा है वह संज्ञाओं को आपने समझा होगा। आपने यह व्याकरण अच्छी तरह समझ लिया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आगे भी आपके जो भी लेसन है उसमें यह सारा जो व्याकरण है वो आएगा। तो आप यहीं से पूरा व्याकरण समझेंगे तो आगे के लेसन्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छी तरह व्याकरण को समझ पाओगे। तो आपको यह शॉर्ट एक्सरसाइज और ये जो पूरा व्याकरण है अच्छी तरह पढ़कर समझकर फिर वर्कबुक में लिखना है।